सभी को सबसे पहले दिंडोसी विधानसभा मतदार संघ में महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम के मुख्य निवडणूक कार्यालय में स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिंडोसी तो मैं कई बरस से रेगुलर आ रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर जब लोगों के बीच जाना और उनसे उनकी तकलीफ़ों के बारे में राय विचार करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि दिंडोसी में सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है, वो पीने का पानी का मुद्दा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। आज भी मैं कहीं गया तो वहाँ बताया गया कि 15-15 दिनों तक नल से पानी नहीं आता, बीएमसी की सप्लाई नहीं आती, और अगर पानी आता है तो उसमें नल में जो प्रेशर होता है इतना लो होता है कि लोग बहुत त्राहिमाम की स्थिति में हैं। चाहे झोपड़पट्टियाँ हो या चाली हो या फिर बिल्डिंग के लोग हो, जरा उधर बंद करो, चुप चुप कराइए, बिल्डिंग के लोग हों, हर जगह पीने का पानी का संकट। और पीने के पानी का संकट क्यों है? जब इसका कारण ढूंढने का मैंने प्रयास किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो आमदार साहब हैं पिछले 10 वर्षों से, उनके दबाव में बीएमसी का जो सप्लाई का वाटर है, जो कि पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, बहुतांश मतलब 2/3 पानी, ऐसा एक कायदा है अपने देश में, एक नॉर्म्स है कि जो भी वाटर सप्लाई होगा उसका 2/3 हिस्सा पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी 1/3 हिस्सा उद्योग धंधे के लिए या अन्य व्यवसायों के लिए होता है। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया, बीएमसी के ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर जो पानी सप्लाई हो रहा है उसका 2/3 हिस्सा बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट करने के लिए आमदार साहब का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है महानगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों। इसकी वजह से जो पीने का पानी का सप्लाई है वो कम हो गया है, और यही वजह है कि जो झोपड़पट्टियों में लोगों को पानी नहीं मिलता, महीनों महीनों पानी नहीं मिलता, कभी 15-15 दिन पानी, कभी 10-10 दिन पानी नहीं आता, और जो पानी आता है उसमें दम नहीं रहता। कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिनको एक परमानेंट लेवल पे 8-8 इंच की पाइपलाइन दे दी गई है, जो कि पीने के पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए। और यह सब यहाँ पे 10 वर्षों से जो आमदार हैं उनके प्रेशर में, दबाव में हो रहा है। तो मैंने चर्चा करते हुए एक दिन ऐसे बोला कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो आमदार हैं उनको यहाँ के मतदारों के, यहाँ के मतदाताओं के पीने के पानी की चिंता नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता बिल्डरों का धंधा चलता रहे, बिल्डरों की बिल्डिंग बनती रहे, इसकी है। इसका मतलब ये बिल्डर के एजेंट हैं, और बिल्डर के एजेंट हैं उसको अगर हिंदी भाषा, मराठी भाषा में कहें तो ये बिल्डर के लिए दलाली करते हैं। ऐसा मैंने एक जगह भाषण में बोला। तो उन्होंने, आमदार साहब ने मुझे चुनौती दी, क्या संजय निरुपम ने मुझे बिल्डर का दलाल कहा है, और कहा है कि मैं बिल्डर से दलाली खाता हूँ। अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा, चुनाव तो बहुत बाद की बात है, पहले राजकारण से ही निवृत्त हो जाऊंगा मैं। ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। उस घोषणा को मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और आज मैं आपके सामने उनका जो एफिडेविट है, चुनाव लड़ते समय हम सभी उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस के लिए एक एफिडेविट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी कमाई का स्रोत बताते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट का डिक्लेरेशन करते हैं, और जिसमें हम अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं, और उस एफिडेविट में हम अपने ऊपर अगर कोई केस मुकदमा है तो उसकी जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है इस साल के एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम यानी उत्पन्न का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वह लिखा उन्हें कि कमीशन है। वो कमीशन से उनका इनकम आता है, मतलब कमीशन खाते हैं। अब कमीशन जो प्रॉपर्टी में रहने वाला गरीब आदमी तो दे नहीं सकता, LIC के एजेंट है नहीं, इसलिए उन्होंने घोषित किया नहीं, मतलब LIC का भी एजेंटी का करके वो कमीशन खा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े लोग और बिल्डरों से
कमीशन खाते हैं, यानी बिल्डरों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने 2024 के एफिडेविट में स्वीकार किया। अब 2019 का एफिडेविट मैंने देखा, उस एफिडेविट में उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक है सैलरी और दूसरा है कमीशन इनकम, मतलब कमीशन से वहाँ भी कमाते हैं। अब इसके साथ साथ हमने 2014 में जब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब का एफिडेविट भी ढूंढा मैंने, और उस एफिडेविट में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका प्रोफेशन मतलब वो कमीशन एजेंट है। इन्होंने लिखा ये कमीशन एजेंट, मतलब बिल्डर से दलाली खाने के लिए एक एजेंट के तौर पर वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। यह इनका सोर्स ऑफ इनकम है, यह इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में स्वीकार किया है। और एफिडेविट का मतलब होता है कि आत्मस्वीकृति, जिस पर हम खुद साइन करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा बयान है। तो उन्होंने चूंकि मुझे चुनौती दी थी कि आप साबित कर दीजिए कि मैं बिल्डर की दलाली करता हूँ, तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। और मैं यहाँ ये साबित कर रहा हूँ कि ये दलाली खाते हैं, कमीशन खाते हैं, खुद कमीशन एजेंट है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। इसका मतलब पूरे दिंडोसी विभाग में जो गरीब लोगों को, जो प्रॉपर्टियों में रहने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो पीने का पानी का संकट निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिल्डर लॉबी जिम्मेदार है। और बिल्डर लॉबी के साथ एजेंटी करके, उसकी दलाली करके, उसके हितों की रक्षा करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी, लगभग 70% पानी डाइवर्ट करने का पाप यहाँ के आमदार साहब कर रहे हैं। अब जब ये साबित हो चुका है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप राजकारण से निवृत्त हो रहे हैं, क्या आप राजकारण छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी थी कि संजय निरुपम साबित करें, और मैं अब आपके ही बयान, आपके ही एफिडेविट के आधार पर ये साबित कर रहा हूँ कि आप बिल्डरों के दलाल हैं, बिल्डरों के एजेंट हैं, बिल्डरों से कमीशन खाते हैं और इसलिए उनको मदद करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। और इसलिए अब जब साबित हो चुका है, तब आप जितना जल्दी हो राजकारण से निकले और इस पूरे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से निकल करके आप विथड्रॉ करिए अपना कैंडिडेचर और आप चुनाव लड़ने से मना करिए, ऐसा मैं आपसे डिमांड करता हूँ। ये हमारा एक विषय। दूसरा विषय, जामरुशी नगर में कल ये जो अवैध पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन होता है, उसकी वजह से वहाँ एक हाहाकार मचा हुआ है। जामरुशी नगर क्षेत्र या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अप्पापाड़ा और उसके आसपास, पिंपरीपाड़ा के पीछे, जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसे हुए हैं। ये झोपड़पट्टियाँ, ये सारी चालियाँ वन जमीन के ऊपर बसी हैं और चूँकि वन विभाग इनको अनुमति नहीं देता, इसलिए इन झोपड़पट्टियों में पानी का मीटर नहीं है और बिजली का भी मीटर नहीं है। और इसकी वजह से इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को, जो यहाँ पानी माफिया और बिजली माफिया है, उनसे वो ज़्यादा दाम पे, कई बार 4-5 गुना ज़्यादा दाम पे पानी और बिजली खरीद रहे हैं। बिजली का रेट मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में 5 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। लेकिन जामरुशी नगर और वन जमीनों पे जो झोपड़पट्टी वासी रहते हैं, उनको 18 रुपये, 19 रुपये और 20 रुपये के रेट पे लेना पड़ता है। यह निश्चित तौर पर अन्याय है उन स्लम डेवलपर्स पे, और यह अन्याय पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और हमारे आमदार साहब पूरा तमाशा देख रहे हैं। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि कल पानी का, कल बिजली के का जो अवैध बिजली का कनेक्शन है, उसकी वजह से करंट लगने से जामरुशी नगर में एक हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उसके बाद पूरा जामरुशी नगर सड़क पे आ गया है। पूरे जामरुशी नगर का गुस्सा और आक्रोश देखते हुए मैं ये डिमांड करता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि जो अवैध पानी सप्लाई करने वाले लोग हैं, अवैध बिजली सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए और छानबीन करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वन जमीनों पर रहने वाले जो हमारे सभी नागरिक हैं वो सुरक्षित रह सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन जमीनों पर सर्वसामान्य नागरिकों को पानी का कनेक्शन नहीं लेने दिया जाता, बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया था। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एनओसी नहीं देते, लेकिन उसी वन जमीन पर जो एक बीज माफिया, बिजली माफिया और पानी माफिया है, उसको कनेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पूरे
बीज और बिजली और पानी के जो दुकानदार बन के घूम रहे हैं उनके और वन विभाग के अधिकारियों के बीच एक भयंकर साठगांठ है, एक भयंकर नेक्सस है। इस नेक्सस की भी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई बल्कि उनको सस्पेंड करके यहाँ से हटाना चाहिए। मैं इसी के साथ डिमांड करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि जैसे ही इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तमाम जो वन जमीन पर रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बेसिक जो एमिनिटीज़ होती है, मूलभूत सोई सुविधा देने के लिए आप महानगर पालिका को निर्देश दें, जो बिजली कंपनी है अदानी को उसको निर्देश दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के नागरिक कहीं भी किसी की भी ज़मीन पर रह रहे हो उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की। और इसके लिए अगर किसी की ज़मीन पे रह रहे हैं तो उससे किसी प्रकार की एनओसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग के बगैर एनओसी के वन जमीन पर रहने वाले तमाम जो जिंदोसी के नागरिक हैं उनको पानी और बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। इस दिशा में मैं प्रयास भी करूंगा और मैं सरकार से डिमांड भी करता हूं और पूरे वन जमीन पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं, उन सबको वचन देता हूं कि एक बार मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो सरकार का आदेश जारी करवा करके आप सभी को एक वैध पानी और वैध बिजली का कनेक्शन दूंगा ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे और जो बिजली और पानी के नाम पे आप अनाप शनाप खर्च करने के लिए मजबूर है उस अति मित व्यय, वो जो अति खर्च है उस खर्च से आपको मुक्ति मिले। आपत्तिजनक बयान है। हमारे यहाँ महिलाएं तरक्की करें, हर विभाग में वो आगे बढ़ें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, ये हम सब जानते हैं, चाहते हैं। और ऐसे में उप मुख्यमंत्री की पत्नी हो या किसी की भी पत्नी हो, अगर वो किसी क्षेत्र में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर किसी प्रकार का एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कन्हैया कुमार के इस बयान की मैं निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। उबाटा के जो उम्मीदवार हैं लोगों का अब उत्तर भारतीय भवन क्या बना पाएंगे? अगर वो उत्तर भारतीय भवन बनाने की क्षमता रखते और अगर उनके मन में उत्तर भारतीय समाज के प्रति कोई प्रेम होता या उत्तर भारतीय भवन बनाने की इच्छा होती तो क्या 10 वर्ष में नहीं बना सकते थे? ये महज चुनावी जुमला है। उत्तर भारतीय समाज को रिझाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। इस प्रकार के बयानों के झांसे में हमारा उत्तर भारतीय समाज ना आए, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। भी व्यक्ति जब चुनाव प्रचार हो रहे होते हैं तो हमने चुनाव आयोग को, सरकार ने यह मैंडेट दे रखा है कि काला धन का उपयोग या दुरुपयोग इस चुनाव में नहीं होना चाहिए, किसी भी चुनाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग लोगों के दफ्तरों में और जो चॉपर यूज़ करते हैं या गाड़ियां यूज़ करते हैं उसके ऊपर छानबीन करती है, उसकी चेकिंग करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि नेता लोग अपनी गाड़ी में छुपा के काला धन तो लेकर नहीं जा रहे। और इस हिसाब से जो भी व्यक्ति है उसकी गाड़ी की छानबीन होनी चाहिए, चाहे नाना हो या दादा हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो। और इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी, उनके चॉपर की भी छानबीन हो चुकी है। श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके चॉपर की भी छानबीन हो चुकी है। तो जब उद्धव ठाकरे के चॉपर की छानबीन हुई तो इतना आग बबूला होने का क्या अर्थ है? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? कहीं उनको तो नहीं लग रहा है कि उनने काला धन छुपाया था या छुपाया है और छुपाने जाएंगे? अब इस प्रकार के रेट से उनका काला धन पकड़ा जाएगा।